मैंने आपको करंट लायबिलिटीज बताया था। करंट लायबिलिटीज हमारे चार तरीके की हैं: शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ऐसी करंट लायबिलिटी बेटा जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड ट्रेड पेबल्स में नहीं लिखी गई, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में नहीं लिखी गई, वो अदर करंट लायबिलिटीज में आएगी। तो पहले अदर करंट लायबिलिटी हो गई हमारी इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स। दूसरी हो गई बेटा हमारी इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स। तीसरी हो गई बेटा हमारी करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपको एडवांस में कोई भी इनकम मिली है, कमीशन मिल गई, कुछ भी आपको एडवांस में इनकम मिल गई, वो आपके अदर करंट लायबिलिटी हो गई। उसके बाद बेटा आपके अनपेड डिविडेंड्स, कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, कुछ डिविडेंड्स अनपेड रह गए, क्लेम करने नहीं आए लोग, अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड्स, वो उसकी करंट लायबिलिटी है। और कौन सी करंट लायबिलिटी है कंपनी की? अदर करंट लायबिलिटी। उसके बाद है एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल। ओके, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल होता क्या, अब इसको समझने की जरूरत नहीं, आप इसको सिर्फ लर्न कीजिए। अनपेड मेच्योर डिपॉजिट्स, अनपेड मेच्योर डिपॉजिट्स हैं आपके डिपॉजिट जो आपने लोन लिया था वो मेच्योर हो गया, उसकी ड्यू डेट आ गई, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो भी एक्रू हो गया और वो अनपेड, अभी उसको क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया। सेम डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आपने जो डिबेंचर्स इशू किए थे मेच्योर हो गए, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी एक्रूड है, उसको कोई क्लेम करने नहीं आया, अभी पे नहीं किया, वो अदर करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा। कॉल इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटीज में। अदर पेबल्स, ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो अगले 12 महीने में आपकी ड्यू होने वाली, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड पेबल, ईएसआई पेबल, जो भी जिसके आगे पेबल वर्ड है वो आपका अदर पेबल्स, वो आपकी अदर करंट लायबिलिटी है। चलिए आपकी जो फोर्थ है करंट लायबिलिटी वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। प्रोविजंस मैंने आपको जैसे बताया था, प्रोविजंस क्या होते हैं? फ्यूचर में होने वाला नुकसान या लायबिलिटी, उसके लिए आप पैसा अलग रख देते हो, और वो जो अगर लायबिलिटी या नुकसान अगले 12 महीने में होने वाला है उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोलते हैं। अगर वो 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं होने वाला तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये जो एग्जांपल्स हैं बेसिकली शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए ही हैं। हमने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ पैसा अलग रख दिया, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, कोई खर्चा आने वाला उसके लिए पैसा अलग रख दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर प्रोविजंस। ये प्रोविजन अगले 12 महीने में ऑपरेटिंग साइकिल में ही होने वाले हैं। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, अदर प्रोविजंस। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम पढ़ते हैं जैसे कि अब हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में बोला है आप इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के मेजर हेड्स बताओ। कौन से होते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के मेजर हेड? शेयर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था आपको। उसके बाद है आपका शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स के सब हेड। शेयर होल्डर फंड के 3 सब हेड: शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज के सब हेड, नॉन करंट लायबिलिटीज के 4 सब हेड: लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिफ्थ क्वेश्चन करंट लायबिलिटीज का सब हेड। फिफ्थ क्वेश्चन करंट लायबिलिटीज का सब हेड: शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फिर उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या शो किया जाता है? सारे रिजर्व्स आते हैं। 2 ऐसी चीज़ें जिसके नाम के आगे रिजर्व नहीं आता, जो मैंने आपको बताया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये रिजर्व्स में लिखे जाते हैं। और सरप्लस का मतलब क्या? आपके प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या शो होता है वो लिखा गया यहाँ पर। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग बता दो कौन कौन से, उसके 4 आइटम: डिबेंचर्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म बोरिंग के एग्जाम्पल। अदर करंट लायबिलिटीज अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बता के हटी हूँ, वो अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। बेसिकली आपको क्वेश्चन इस तरीके से आता है, आपको कुछ आइटम्स दी जाएंगे और बताया जाएगा इसके हेड्स बताओ, ये आइटम बैलेंस शीट में कहाँ आती है। फॉरफिटेड शेयर्स को बेटा हम शेयर कैपिटल में लिखते हैं, और शेयर कैपिटल हमारा शेयर होल्डर्स फंड में आता है। प्रपोज डिविडेंड बेटा हमारा बैलेंस शीट में नहीं आता, प्रपोज डिविडेंड हमारा बैलेंस शीट के नीचे कंटीजेंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। अनक्लेम डिविडेंड अभी मैं आपको बता के हटी हूँ, अनक्लेम डिविडेंड हमारा अदर करंट लायबिलिटी में आता है, जिसका मेजर हेड है करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में आता है अनक्लेम डिविडेंड और उसका मेजर हेड है करंट लायबिलिटी। एरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स, ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है। ये कुछ चीज़ें इसको पढ़ लो। एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड, डिविडेंड जो भी है वो हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी में ही शो होता है, बैलेंस शीट के नीचे नोट शो अकाउंट्स में। अब देखिए जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है डिबेंचर्स, डिबेंचर्स बैलेंस शीट में कहाँ शो होता है, बताया आपको, बता चुकी हूँ। ये सब चीज़ें आपने अच्छे से करनी है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, कि आपको ये आइटम्स दी हुई हैं और इस आइटम्स के अंदर, एक सेकेंड बेटा, आपको ये आइटम्स दे रखी हैं और इस आइटम्स के अंदर
क्वेश्चन नंबर, लेट मी चेक, लेट मी ओपन दिस। जैसे ये आइटम्स दे रखी हैं और ये आइटम्स के मेजर हेड्स एंड सब हेड। पहले आप सब हेड ढूंढो। डिबेंचर्स कहाँ आता है? डिबेंचर्स कहाँ लिखा जाता है? डिबेंचर्स लिखा जाता है लॉन्ग टर्म बोरिंग में। लॉन्ग टर्म बोरिंग कहाँ आती है? नॉन करंट लायबिलिटी में। पब्लिक डिपॉजिट कहाँ लिखा जाता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग कहाँ आती है? नॉन करंट लायबिलिटी में। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आता है। इस तरीके के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करिए आप, ठीक है। अब इसके बाद आती है बेटा हमारी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। ये सब आपने प्रैक्टिस करने हैं। अब मैं आपको प्रिपेयर, एक मिनट लेट मी चेक, एसेट्स बेसिक वीडियो में करवाती हूँ। एसेट्स के दो मेजर हेड होते हैं बेटा, एक नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब कौन सी एसेट्स हमारी करंट है और कौन सी नॉन करंट है ये बताना है। कोई भी एसेट्स का मतलब है पैसा वापस आना उससे, है ना। अगर उसका जो पैसा है रियलाइजेशन पीरियड है, रियलाइजेशन, लायबिलिटी का पेमेंट पीरियड होगा, एसेट का रियलाइजेशन पीरियड होगा। अगर उस एसेट का रियलाइजेशन पीरियड 12 महीने है या 12 महीने के अंदर है रियलाइजेशन पीरियड, या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, वो 12 महीने के अंदर रियलाइज हो रही है या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रियलाइज हो रही है, तब तक वो करंट एसेट है। अदरवाइज वो नॉन करंट एसेट है। जैसे देखिए ये ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं हमें, 5 अलग अलग सिचुएशंस दे रखी हैं। देखिए पहले वाली सिचुएशन में क्या दिया है, हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है 11 महीने और रियलाइजेशन पीरियड 10 महीने। तो 10 महीने में रियलाइज हो रहा है करंट एसेट। दूसरा 12 महीने में रियलाइज हो रहा है करंट एसेट। तीसरा 15 महीने में रियलाइज हो रहा है। 12 महीने से ऊपर चला गया, 12 से ऊपर चला गया तो अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे, ऑपरेटिंग के अंदर है या नहीं है। नहीं है जी, ऑपरेटिंग सिर्फ 11 महीने का है, तो 12 के अंदर भी नहीं है, ऑपरेटिंग के अंदर भी नहीं है, तो ये जो है थर्ड केस, इसमें ये नॉन करंट एसेट्स हो गया, ट्रेड रिसीवेबल। चौथा केस देखिए, रियलाइज हो रहा है 15 महीने में, ऑपरेटिंग है 20 महीने का, तो 12 महीने के बाद रियलाइज हो रहा है लेकिन ऑपरेटिंग के अंदर रियलाइज हो रहा है, तो ये करंट है। उसके बाद रियलाइजेशन पीरियड 24 महीने और ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने, तो 12 महीने के अंदर भी नहीं है, ऑपरेटिंग के अंदर भी नहीं है, ये तो नॉन करंट हो गया। तो ये क्वेश्चन ठीक है, प्रिपेयर करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 है आपकी बुक की। दिस वी हैव नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स बेटा 5 सब हेड थे जो मैंने आपको करवाए थे। पहला सब हेड है प्रॉपर्टी। बेटा इस चैप्टर में जो जो करना है मैं आपको वही करवा रही हूँ, बाकी इतनी सारी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो थ्योरी पढ़नी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अपने वर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो देखिए नॉन करंट एसेट्स जो है उसके बेटा 5 सब हेड है। एक सेकेंड बेटा, नॉन करंट एसेट्स के 5 सब हेड हैं। ये रहे नॉन करंट एसेट्स के 5 सब हेड है। पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अगर आप 2 साल पुरानी बुक उठाओगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे फिक्स एसेट्स। बट अब इसके अमेंडमेंट्स होती रहती हैं कंपनी एक्ट के अंदर, तो इन्होंने बोला जो फिक्स एसेट्स है उसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। पीपीई करके याद कर लेना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा डेफर्ड एसेट्स, चौथा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, पांचवा अदर नॉन करंट एसेट्स। अब आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ सारी। देखिए पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। इसके अंदर बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर, इसके अंदर हम 4 तरीके की चीज़ें लिखते हैं। इसके यही एक ऐसा सबहेड जिसके अंदर अपने अंदर 4 सबहेड है। पहला सबहेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखा जाता है जितने भी आपके टेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखा जाता है जितने भी आपके टेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, सब कुछ। इंटेंजिबल एसेट्स आपको पता ही है, गुडविल, मैस्ट हेड, पब्लिशिंग टाइटल, माइनिंग राइट्स, ब्रांड्स, फ्रेंचाइजी, ये सब कुछ इंटेंजिबल एसेट। चौथा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है बेटा आपकी कोई बिल्डिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग बन रही है, आपने उसके ऊपर 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो 20 करोड़ खर्च के उसको कहीं ना कहीं तो कंपनी अपनी बैलेंस शीट में लिखेगी। बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हुई, जिस दिन बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चले जाएगी, लेकिन अभी वो बन के तैयार नहीं हुई, उसके ऊपर पैसा खर्च हो चुका है, उसको हम लिखेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। उसी तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स, बेटा आप कंपनी बहुत पैसा खर्च करती है अपनी इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, तो पेटेंट बनाने में, ठीक है, बहुत पैसा खर्च हो गया, लेकिन अभी आपको सॉफ्टवेयर आपका तैयार नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अंडर डेवलपमेंट,
तो कुछ भी ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो बन के तैयार नहीं हुआ लेकिन पैसा खर्च हो चुका है उसको बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो ये आपका एक ऐसा सब हेड है नॉन करंट एसेट का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, जिसके अपने 4 सब हेड हैं। कौन सा? पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके अंदर टैंजिबल एसेट्स लिखते हैं। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, इसके नाम सारे याद कर लेना। तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। चौथा है इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसके नाम एक बार आप स्क्रीनशॉट, जब बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कौन कौन से आते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में कौन कौन से आते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में लिखे हैं गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मैस्टहेड, पब्लिशिंग टाइटल, माइनिंग राइट, कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब है पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अंडर डेवलपमेंट है, बन के अभी तैयार नहीं हुए। चलिए, आपका पहला सबहेड हो गया एसेट का। अब दूसरा देखिए, दूसरे के अंदर अब हम दूसरा है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है, पैसा इन्वेस्ट किया, अगर वो पैसा अगले 12 महीने में वापस आ जाएगा या फिर ऑपरेटिंग साइकिल में वापस आ जाएगा तब तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन 12 महीने में वापस नहीं आएगा और ना ही ऑपरेटिंग साइकिल में वापस आएगा, उसको बोलेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि देखिए हमने, अच्छा एक चीज़ ध्यान से सुनना, ये जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखी जाती है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमेशा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखी जाती है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती क्या है? देखिए बेटा, मैं किसी कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदती हूँ, उस कंपनी को इस टाइम पैसे की ज़रूरत है, तो उस कंपनी को मैंने क्या किया, उस कंपनी को मैंने कुछ फाइनेंस कर दिया, उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना, उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो कि हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और कितने कितने तरीके का होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीद ली, इक्विटी, किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद लिए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खरीद लिए, किसी दूसरी कंपनी के, एक सेकेंड, किसी दूसरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, किसी दूसरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए, इक्विटी शेयर्स खरीद लिए, प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ खरीद ली, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ निकलती रहती हैं वो खरीद ली, किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए। मेरी कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड, मैंने वाई लिमिटेड के डिबेंचर्स खरीद लिए, म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर लिया, किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन गई। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है बेटा। चलिए, अब आती है बात डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स कहाँ लिखी जाती है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर होती क्या, वो समझने की जरूरत नहीं है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में लिखी जाती हैं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, आपने लोन दिया किसी को, एडवांस दिया किसी को, वो एडवांस आपको 12 महीने में वापस नहीं मिलेगा और ना ही ऑपरेटिंग साइकिल में वापस मिलेगा। 12 महीने के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद वापस मिलेगा तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। 12 महीने में वापस मिल जाएगा या फिर ऑपरेटिंग साइकिल में वापस मिल जाएगा, उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। जैसे इसके एग्जांपल देखिए, कैपिटल एडवांसेस। कैपिटल एडवांसेस का मतलब है हमने मशीन खरीदने के लिए एडवांस दे रखा है, ठीक है, तो अदर लोन, या फिर हमने क्या कहते हैं, अपने किसी सप्लायर को पैसा दे रखा है। कैपिटल एडवांसेस का मतलब है कोई एसेट खरीदने के लिए एडवांस दे रखा है, उसको लॉन्ग टर्म एडवांसेस में बोलते हैं। अच्छा, अब अगला आता है अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल देख लीजिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स का मतलब है मैंने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करवाया, उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया। मैंने किसी कंपनी का कोड लिया तो उसके लिए सिक्योरिटी दे दी। वो सिक्योरिटी मुझे वापस मिलेगी जब मैं कंपनी बंद करूंगी, मतलब उसका कोड बंद करूंगी। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, मैंने किसी को पैसा दिया, वो पैसा मुझे बहुत टाइम बाद वापस मिलेगा, वो अदर नॉन करंट एसेट में लिखा जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे हम कोई भी वाटर कनेक्शन करवाना है तो सिक्योरिटी देनी पड़ती है ना, बिजली का कनेक्शन करवाना है सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ये पैसा वापस कब मिलता है? जब वो बंद होता है कनेक्शन, तो लॉन्ग टर्म के लिए आता है, ये अदर नॉन करंट एसेट्स में लिखा जाता है। चलिए, डन हो गया ये। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, ये भी अदर नॉन करंट एसेट्स में लिखे जाते हैं। ये जो है ना हमारे लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, ये भी अदर नॉन करंट एसेट्स में लिखे जाते हैं। अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या लिखे जाते हैं? लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। ये लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स हमेशा करंट एसेट्स होती हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है डेटर्स, जिनको उधार पे माल बेचा
ये लॉन्ग टर्म कब बन जाते हैं? ये लॉन्ग टर्म बन जाते हैं जब वो 12 महीने में पैसा वापस नहीं करेंगे, ना ही ऑपरेटिंग साइकिल में पैसा वापस करेंगे, तब ये लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल बन जाते हैं और इनको अदर नॉन करंट एसेट्स में लिखा जाता है। ठीक है जी। अब देखिए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितने तरीके के होते हैं? करंट एसेट्स के बेटा टोटल 6 हेड्स हैं, 6 सब हेड्स हैं। करंट एसेट्स के टोटल 6 सब हेड्स हैं। पहला करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स 12 महीने में वापस आने वाली है। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने में वापस आने वाली है, ऑपरेटिंग साइकिल में वापस आने वाली है। करंट इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे 12 महीने में बेच दूंगी, प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे 12 महीने में बेच दूंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 12 महीने में वापस कर दूंगी, डिबेंचर्स, ये भी जो भी मैं 12 महीने में वापस कर दूंगी उसको बोलेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब आती है बात अगली, इन्वेंट्री। पहला हो गया हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेटा हमारी 6 तरीके की होती है। पहली है रॉ मटेरियल। पहली इन्वेंट्री है बेटा मेरी रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल। दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस। 6 तरीके की इन्वेंट्री है, ध्यान से सुन लेना। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है बेटा। तीसरी है फिनिश गुड्स। चौथी है स्टॉक इन ट्रेड। 4 हो गई। कौन कौन सी हो गई? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद है बेटा स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स। एंड उसके बाद है बच्चे ये लूज टूल्स। तो मेरी 6 तरीके की इन्वेंट्री होगी। कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। चलिए डन। अब आती है बात ट्रेड रिसीवेबल्स की। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डैटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स। डैटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। चलिए अब आती है बात मेरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश और कैश जैसी चीज़ें। क्या होती है कैश और कैश जैसी चीज़ें? बैंक के पास जो मेरा पैसा है वो, चेक्स और जो ड्राफ्ट्स है मेरे पास, कैश है जो मेरे हाथ में, अदर्स। देखिए ईयर मार्क्ड बैलेंसेस विद बैंक। बैंक के पास मैंने पैसा रखा है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, उसी पर्पस के लिए यूज़ होगा। ईयर मार्क्ड बैलेंसेस विद बैंक, ये भी कैश इक्विवेलेंट है। बैंक के पास मार्जिन का पैसा पड़ा है, मार्जिन का पैसा पड़ा है। बैलेंस हेल्ड विद बैंक विद एज मार्जिन, मतलब जैसे 15 लाख, मतलब करंट होल्डर्स को, करंट अकाउंट होल्डर्स को कम से कम 5 लाख रुपए तो रखने ही हैं अपने अकाउंट के अंदर, तो जो मार्जिन का पैसा रखना है वो। बैंक डिपॉजिट जो अगले 12 महीने के अंदर, ठीक है, बैंक डिपॉजिट जो 12 महीने, मोर देन 12 महीने से ज़्यादा जिनकी मेच्योरिटी है, वो कैश इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है बच्चे, तो ये सब कैश इक्विवेलेंट के एग्जाम्पल है। इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए प्लीज़। अब आती है बात शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। लोन दिया, एडवांस दिया, लेकिन वो लोन का पैसा, एडवांस का पैसा अगले 12 महीने में वापस आ जाएगा या फिर ऑपरेटिंग साइकिल में वापस आ जाएगा, उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अदर करंट एसेट्स। अब ये अदर करंट एसेट्स में क्या लिखा जाता है? अदर करंट एसेट्स में लिखा जाता अदर करंट एसेट्स में क्या लिखा जाता है? देखिए अदर करंट एसेट्स में लिखा जाता है जैसे कि एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल, एडवांस टैक्सेस, जो पैसा मिलना है अगले 12 महीने में, एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल, एडवांस टैक्सेस, ये सब अदर एसेट्स के अंदर लिखा जाता है, अदर करंट एसेट्स में। अब ऐसे आपने इलस्ट्रेशन 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सब कीजिएगा बेटा। मैं आप व्हाट्सएप पे आप मेरे से डाउट पूछ लेना। ये इलस्ट्रेशन करते हुए आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ तक, इलस्ट्रेशन 29 तक ध्यान से आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी है। कोई डाउट आएगा मेरे से पूछ लीजिए, उससे अगली वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगी अब। ठीक है बच्चे।